आई थिंक मैं सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ. बिजनेस ही इंटरटेनमेंट होता है. अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप मायूस हो गए और सब खत्म हो जाए. आजकल जो प्लेन में नहीं बैठ सकता वो इंस्टाग्राम पे बैठ के एक्सपोजर ले सकता है. इतनी ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल रही है. इसके लिए हमें किताबें खरीदनी पड़ती थी, वो भी हम ओरिजिनल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फर्स्ट कॉपी खरीदनी पड़ती थी. लेकिन एक जो पैथेटिक माइंडसेट बन गया है ना कि ना कुछ सीखना है ना कुछ करना है और बस अपने मुल्क को गंदा करना है, ख़राब करना है, कि इधर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? तो हमारी सोच हमेशा पत्थर हिलाने की होती है कि यार मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए. क्रिप्टो में वकार ज़का मुझे अभी भी याद है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्रिप्टो को काफ़ी प्रमोट करना शुरू किया था. सारी दुनिया के टीनेजर्स और यंगस्टर्स इस चक्कर में पड़ गए हैं कि मैं किस तरह जल्दी से नई गाड़ी ले लूं. प्रॉब्लम आपके अंदर है, फिर पाकिस्तान में नहीं है. एक पॉडकास्ट में आपने कहा था कि आपका विजन है 6.2 मिलियन घरों में रोज़गार फराहम होगा. बिल्कुल ठीक कह रही हो आप. आपने लगता है बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे मेरे भी. थिंग इज़ दैट कि वाकई आपको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ रही है. स्टॉक मार्केट हराम नहीं है भाई. अगर कोई गूगल पे सर्च करता है तो यू आर द को फाउंडर ऑफ हाशमानी ग्रुप. तो यूएस में आपके हाशमानी ग्रुप में कौन कौन से बिजनेसेस और क्या नाम है? फैमिली व्लॉगिंग को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं फैमिली व्लॉगिंग पसंद नहीं करता. है मंजिल की आस टूट भी जाए तो गम न कर, जारी रहे सफ़र ये सफ़र का उसूल. Assalamu alaikum and welcome back to another podcast with Urdu Republic. This is your host Warda Butt. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. जनाब, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में एक बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड में एक उभरता हुआ नाम है, बल्कि एक इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी भी हैं. उनका विजन और फियरलेस एटीट्यूड उनको दूसरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ बनाता है. उनका मकसद सिर्फ कामयाब होना नहीं, बल्कि वो अपने बेबाक अंदाज में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में भी अक्सर स्पॉटलाइट में रहते हैं. उनका नाम अक्सर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स के साथ डिस्कशन में होता है. हमारे साथ मौजूद है साद हाशमानी. हाउ आर यू साद? अस्सलाम वालेकुम. ठीक ठाक, आप ठीक हो? आई एम गुड, थैंक यू. इट्स रियली ग्रेट टू हैव यू हियर. कैसा लग रहा है पाकिस्तान आकर? अल्हम्दुलिल्लाह, आई कम हियर 5-6 टाइम्स अ ईयर. मज़ा आता है पाकिस्तान में. अपना मुल्क है, अपनी मट्टी है. और पाकिस्तान आकर डायरेक्ट आप पीएसएल देखने गए, कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे पीएसएल के बारे में? पीएसएल क्रिकेट से वैसे ही हमारी कुछ नेशनल कनेक्शन है. और पीएसएल मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त चौधरी अयाज स्पॉन्सर कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स को. ओके, दैट्स नाइस. उनके गेस्ट के तौर पे गए थे और उनको सपोर्ट करने गए थे. वैसे आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? वैसे मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ और पाकिस्तान में खेलने वाले सारे बच्चे. आई थिंक मैं सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ. ओके. जिस सिस्टम से बहुत सारे प्लेयर्स खेल के ऊपर आते हैं उस सिस्टम को मैं इनकरेज करता हूँ. और ये मेरा ख्याल है एग्जामिनेशन और प्रैक्टिस कहलाती है. ऐसा ही है. इससे ही नेशनल टीम में प्लेयर्स आते हैं. जो कि सिस्टम ब्रोकन है, उसे फिक्स करने की ज़रूरत है. बट ये एक्टिविटीज़ अच्छी हैं. इसमें अगर ब्रांडिंग अच्छी हो जाए, जो जिसकी हमने कमी देखी थी, तो बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है हमारा ये लीग. कमी तो बहुत सारी चीज़ों में, अगर इस पे बात की जाए तो पूरा दिन हमारा चला जाए. अच्छा, साथ ट्रैवलिंग का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है और अमूमन हम देख रहे होते हैं आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे होते हैं. हर ट्रैवल के पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है या जस्ट आप इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग कुछ नहीं करते. बिजनेसमैन की लाइफ ही एक बिजनेस ही एंटरटेनमेंट होता है. ट्रैवल करते हो आप किसी न किसी पर्पज़ से और उस गेम में मज़ा आता है. तो कोई भी ऐसा नहीं है कि फुली लीजर ट्रिप हो. अभी हम लोग यही बात कर रहे थे, मेरे दोस्त 2 कॉन्ट्रैक्ट डील साइन कर रहे थे रात में 2 बजे फ़ोन पे बैठ के, और हम लोग एक ट्रिप पे आए हुए हैं टेक्निकली. तो काम चलता रहता है, लेकिन आप काम को इस तरह ऑर्गेनाइज कर लेते हो कि उसमें मज़ा आता है. शुरू के स्टेजेस में जब आप ग्रास रूट्स लेवल पे होते हो तो काम मुश्किल लगता है. ऐसा ही. लेकिन जैसे जैसे आप ब्रांचेस, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब डाल लेते हो तो थिंग्स गेट ईजियर. एंड साथ मुझे बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ पाकिस्तान? जिस तरीके से आप यूएस में हैं, आपके काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द पाकिस्तान थिंग, आपका भी क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर? पाकिस्तान बनता है पाकिस्तान के लोगों से. लोगों में मुझे एक कमी नज़र आती है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, हम झूठ बहुत बोलते हैं. तो जब तक हमारी वो कमी ख़त्म नहीं होगी, आई डोंट सी थिंग्स गेटिंग बेटर. चीज़ें जब ही बेहतर होंगी जब लोग अपने आप से सच बोलेंगे सबसे पहले, और उसके बाद अपने आसपास वालों से. हम लोग झूठ को ही सबसे बड़ी स्किल समझते हैं. तो मुझे कुछ बेहतरी नज़र नहीं आती. जो आप लोगों को बोलते हैं वो शुगर कोट करते हैं. ओके. सो बेसिकली देयर आर अ लॉट ऑफ यूथ हु वांट्स टू परस्यू देयर करियर ओवर देयर. मतलब कि डिग्री हो गई है, अब बाहर जाना है, बाहर जाके अपना करियर सक्सेसफुल बनाना है.
واقعی آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ نکل جائیں یہاں سے اور باہر جا کے اپنے کریئر کو بنائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو لوگ باہر جا سکتے ہیں وہ ظاہر ہے ان کو ٹرائی کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ آپ لیسٹ ریزسٹنٹ سوسائٹی پہ آ جائیں جہاں سچ زیادہ بولا جاتا ہے, سسٹم بنا ہوا ہے جہاں پہ کام کرنے کی آسانی ہے. لیکن اگر آپ کو ویزا نہیں ملتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو گئے اور سب ختم ہو جائے. یہاں پہ ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر, جو کہ بہت سالوں سے ہے. کمپیوٹر پہ آپ انٹرنیشنلی بزنس کر سکتے ہو, کام کر سکتے ہو, جاب سیکھ کر سکتے ہو. اگر آپ میں اسکل ہے تو یہاں کے لوگوں کو بھی لوگ مانتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ یہیں کے ایک یوٹیوبر ہیں, انہوں نے مسٹر بیسٹ کے ساتھ کوئی کولیب کر لیا, تو وہ بھی یہیں کے آدمی ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ٹریول کیا ہے, انہیں ایکسپوجر زیادہ ہے. آج کل جو پلین میں نہیں بیٹھ سکتا وہ انسٹاگرام پہ بیٹھ کے ایکسپوجر لے سکتا ہے. ایسا ہی ہے. دنیا میں انٹرنیٹ نے ایسی چیزیں چینج کر دی ہیں. اب اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, چیٹ جی پی ٹی, ڈیپ سیک, گراک 3, یہ ساری ایپس ایسی ہیں کہ جس میں آپ انٹرنیشنل ایکسپوجر بہت زیادہ لے سکتے ہو جو ہمارے زمانے میں نہیں تھا. گوگل آپ کو ایک ٹائم پہ بہت زیادہ انفارمیشن دیتا تھا, وہ سمرائز نہیں ہوتی تھی. اب آپ چیٹ جی پی ٹی کی سب سے بیسک ایپلیکیشن ہے کہ اس سے سوال کرو اور اسے جواب لو, پھر اس کی سمری مانگ لو, اس کی ٹرانسلیشن مانگ لو, اردو میں پڑھنا ہے اردو میں پڑھ لو, انگریزی میں پڑھنا ہے انگریزی میں پڑھ لو. تو اتنی زیادہ نالج اور انفارمیشن فری میں مل رہی ہے جس کے لیے ہمیں کتابیں خریدنی پڑتی تھیں, وہ بھی ہم اوریجنل افورڈ نہیں کر سکتے تھے, فرسٹ کاپی خریدنی پڑتی تھی. ایسا ہی ہے. تو بیسیکلی اپارچونیٹیز یہاں پر بہت ہیں, لیکن اس کو یوز کرنے کا مائنڈ ہونا چاہیے کہ بھائی کس اپارچونیٹی کو کس طریقے سے میں نے اویل کرنا ہے. فری لینسنگ ہے, بہت ساری ایسی اسکلز ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر لوگ اچھا خاصا مطلب ایک لائف سرکل اپنا چلا سکتے ہیں. لیکن ایک جو پیتھیٹک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے نا کہ نہ کچھ سیکھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے اور بس اپنے ملک کو گندا کرنا ہے, خراب کرنا ہے, کہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کما کے ایک اچھا لائف اسٹائل جینا ہے. مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے ایز اے پرسن گرو کرنا ہے. جم رون کہتا ہے کہ ایک پتھر ہے, اس پہ اگر روز تم دھکا دیتے رہو اور وہ ہل نہیں رہا تم سے, پتھر کبھی بھی نہ ہلے تو بھی تم ایک طاقتور انسان بن جاؤ گے اس کو دھکا دے دے کے. تو ہماری سوچ ہمیشہ پتھر ہلانے کی ہوتی ہے کہ یار میں بہت سارے پیسے کما لوں اور میری زندگی بہت اچھی ہو جائے. تم ایک بہتر انسان کیسے بن سکتے ہو, اور وہ بہتر انسان پھر دوسرے کسی ملک جا کے یا دوسرے کسی شہر جا کے یا دوسری کسی جاب کو پکڑ کے اپنی لائف کو سیٹ کر سکتا ہے. ہم لوگ گیٹ رچ کوئک کے چکر میں پڑ گئے ہیں, اور جو ہم لوگ نہیں ہیں, ساری دنیا کے ٹین ایجرز اور ینگسٹرز اس چکر میں پڑ گئے ہیں کہ میں کس طرح جلدی سے نئی گاڑی لے لوں. ایسا ہی ہے. یہ غلط سوچ ہے. آپ کو اکوائر کرنی ہے نالج اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے, اور منی اس کا بائی پروڈکٹ ہے. انڈیا کی ایک بہت مشہور مووی ہے جس کا نام ہے 3 ایڈیٹس, رنچھوڑ داس چھاچڑ. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ علم کے پیچھے بھاگو اور پھر پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا. لیکن یہ بات سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے, کرنا بہت مشکل کام ہے. ایسا ہی ہے. بہت مشکل کام ہے. 35 سال کے 40 سال کے ہو جاؤ گے, شاید اس وقت تک پیسہ نہ کما پاؤ, لیکن اس کے بعد اتنا پیسہ کماؤ گے. ایک ڈاکٹر کی مثال دیتا ہوں میں. 15-16 سال کی پڑھائی ہے, امریکہ میں زیادہ 18-19 سال کی پڑھائی ہے. 15-16 سال ایک ڈاکٹر اپنے ماں باپ یا اپنی سیونگز یا اپنی پراپرٹیز یا ادھاریاں لے کے پڑھائی کرتا ہے. ایسا ہی ہے. اچانک سے اس کی ہٹ لگتی ہے کہ وہ پیسے کمانا شروع ہو جاتا ہے. زندگی اور بزنس اور نالج ایکوائرنگ ہر فیلڈ میں ایسی ہی ہے. شاید تم 5-10-15 سال نہیں کما پاؤ, بہت سے لوگ کما بھی لیں گے, ان کو دیکھ کے تمہیں جلن بھی ہوگی, ان کو دیکھ کے تمہیں دل بھی جائے گا کہ یار میں کیوں نہیں. لیکن یہ زندگی کا اصول ہے کہ اگر پیسے کمانا آسان ہوتا تو ہر کوئی یہاں پہ اچھی لائف جی رہا ہوتا. مشکل کام ہے. مشکل کام کب ہے؟ جب تم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہو. آسان کب ہوگا؟ جب تم اس نالج کو ایکوائر کر رہے ہو جس سے دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ ارب پتی بن گئے. بات ساری کنسسٹنسی کی ہے, اور یہ ہر کسی میں نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ ایسے ایون ہم بھی اپنے آس پاس سرکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, آئیڈیا بڑا اچھا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, 2 مہینے کیا, تیسرے مہینے ان کو آئی ڈونٹ نو کیا ڈیموٹیویشن ان کو ہوئی ہے, وہ کنسسٹنسی ان کی برقرار رہی نہیں, اور پھر بعد میں بولتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو غلط ہے نا, یہ تو پھر پرابلم آپ کے اندر ہے, پھر پاکستان میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آپ. آپ نے لگتا ہے بہت زیادہ ویڈیوز دیکھے میری بھی. کنسسٹنسی میں ایک ریئلٹی بیسڈ بات کر رہی ہوں جو کہ ہم بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کنسسٹنسی کیسے آتی ہے. چلیں مسئلے کی طرف بات کرتے ہیں, ہم مسئلوں کی بڑی بات کر رہے ہیں.
इंसान को है ना इंकरेजमेंट चाहिए होती है. मैं मोटिवेशन का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बहुत क्लीशे हो गया है. लोग बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स कुछ देते नहीं हैं, बस मोटिवेशन देते रहते हैं. इंसान के दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है. अभी मैं एक मिसाल पढ़ रहा था, एक कहानी पढ़ रहा था कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को 500 केजी का वज़न डेडलिफ्ट करना था. वो डेडलिफ्ट नहीं कर पा रहा था, उसकी आंखों से खून आ रहा था. लेकिन उसने अपने जहन में सिर्फ 1 मिनट के लिए ये सोचा कि क्या पता मेरा बच्चा इसके नीचे फंसा हुआ है. उसने 1 मिनट में वो वेट उठा लिया. ये पावर है अल्फाजों का, मोटिवेशन का और माइंडसेट का. मुझे लोग बोलते हैं ना साथ भाई आप सिर्फ माइंडसेट देते रहते हैं. माइंडसेट तुम्हारी अंदर की वो जो ताकत है ना उसको अनलॉक कर देता है. इंसान के अंदर बहुत ताकत दी है ऊपर वाले ने, हमें बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है. लेकिन आपको कोई बताने वाला होना चाहिए सुबह शाम. इसलिए कहते हैं कि आप अपने करीबी लोगों को कोसो ना, उनके अच्छे काम को चिल्ला चिल्ला के बताओ लोगों को, उनके बुरे काम को कान में जाके बताओ कि बेटा आज ये तुमने गलत किया है. अल्फाजों का बहुत ज़्यादा पावर है. और इसी अल्फाजों को यूज़ करके आपकी कोशिश होती है कि आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यूथ के ऊपर लेकर आएँ, उनको मोटिवेट करें. कुछ आपके सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियोस हम देखते हैं कि आप पॉजिटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं. कुछ ऐसे अल्फाज बोल रहे होते हैं जिससे भाई उठो, काम करो, ये करो, वो करो, समथिंग लाइक दिस, जिससे लोग जो है मोटिवेट हो. वही वाले मोटिवेट वर्ड दोबारा यूज़ हो गया. लेकिन द थिंग इज़ दैट कि वाकई आपको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ रही है. देखो पहले इस बात को ऐसे ले लो, मुझे क्या ज़रूरत है. मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जीऊँ, आराम से अपनी वेकेशंस करूँ, गाड़ियों में घूमूँ, क्या ज़रूरत है मुझे क्या मिल रहा है इससे. मुझे 4 लोग तस्वीर खिंचवाने आते हैं, ये मिल रहा है, और तो कुछ नहीं मिल रहा. तस्वीर खिंचवाने आने वालों की कमी नहीं है, अमेरिका में भी कमी नहीं है, यहाँ भी कमी नहीं है. मैं सिर्फ ये अल्फाज इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि काश मुझे कोई उस वक्त ये अल्फाज बोलता. उस वक्त तो आपने ढूंढ के ये अल्फाज निकाले इंटरनेट से सुनने के लिए. आप इंटरनेट पे लिखोगे ना मोटिवेशनल स्पीचेस, तो बहुत सारे लोगों की स्पीचेस आएंगी. हम जैसे बहुत से लोग जिनको मेरे जैसे लोग नहीं मिलते, वो ये ढूंढते हैं कि कोई मेरे अंदर वो ताकत अनलॉक कर दे. तो सबसे पहले तो इस स्टेप को ले लें. अच्छा, दूसरा आप कह रही हैं ना कि आपको फ़र्क नज़र आ रहा है. हमारा एच यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट, मेरा नहीं ख्याल लास्ट टाइम जब हम आप इंटरव्यू करने आई थी उस वक्त वो प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ था, प्रोसेस में था. हमारे एच यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में 2.5 लाख के ऊपर बच्चा रजिस्टर हुआ है, पढ़ने आया है. 250,000 सबसे बड़ी ऑनलाइन वर्चुअल यूनिवर्सिटी बना दी है हमने, ई कॉमर्स की और ई लर्निंग स्किल्स की. इसका मतलब लोगों में जुस्तजू है, लोगों को बदलने हैं अपने हालात. लेकिन उसमें भी यही मेरी कंप्लेन है सबसे ज़्यादा, जब अभी हम बात कर रहे थे अपनी आईटी टीम से, कंसिस्टेंसी नहीं है. आज भी मुझे ऐसा बच्चा, अच्छा मैंने बीच में ना गैप ले लिया था एच यूनिवर्सिटी में. मैंने वेबसाइट लाइव रखी, मैं आके वीडियो नहीं बना रहा था, मैं देख रहा था लोगों का अटेंशन स्पैन कैसा है, क्या इनको याद रहता है. उसमें भी बहुत से बच्चे ऐसे आ रहे थे कि हमने ये कोर्स ग्रेजुएट कर लिया, इसका सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन जो मैं देखना चाह रहा था वो मुझे नहीं देखा. मैं चाह रहा था कि अगर 2.5 लाख बच्चा है तो हर महीने का 10,000 बच्चा सर्टिफिकेट लेना चाहिए. एग्जैक्टली. स्टार्ट करने वाले 10,000 थे, एंड करने वाले 3-4 हज़ार होते थे. तो ये प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की. एग्जैक्टली. और वैसे कोई सक्सेस स्टोरी बनी है आपकी एच यूनिवर्सिटी से कि इतने बच्चे पास आउट हुए, अब दे आर एबल टू मेक देयर ओन मनी? हज़ारों सक्सेस स्टोरीज़ हैं. मैं तो रोज़ मैसेजेस आते हैं, रोज़ में असल में मैं बहुत सारे ना मार्केटिंग हब से डिसएग्री करता हूँ. अच्छा. आपको ये जो कोर्स बेचने वाले हैं ना, ये रोज़ सुबह दिखाएंगे वो मेरे स्टूडेंट ने $2 लाख कमा लिए, मेरे स्टूडेंट ने 5,000 रुपये कमा लिए, मेरे स्टूडेंट ने ये कमा लिया. मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की. अगर मैंने प्रोडक्ट और कोर्स बेचना होता ना तो मैं आपको 500 वीडियोज़ ला के दिखा दूँगा अपने स्टूडेंट्स के. हमें ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की. हमने दे दी एक फ्री चीज़, जिसने पढ़ना है जाके पढ़ो, जिसने ना पढ़ना वो अपनी हमारी मोटिवेशन सुने, उसका भी शायद पढ़ने का दिल करेगा, और जिसको ये सुनने के बाद भी दिल नहीं कर रहा उसका मैं कुछ नहीं कर सकता. अच्छा, एक पॉडकास्ट में आपने कहा था कि आपका विजन है 6.2 मिलियन घरों में रोज़गार फराहम होगा, तो उसका ताल्लुक इसी एच यूनिवर्सिटी से ही था? बिल्कुल. तो आप मतलब हमने 6.2 मिलियन को एक्सीड कर दिया है. क्योंकि nice. आप अगर 200, हमारा इनिशियल गोल था 100,000 स्टूडेंट्स का, हमने 250,000 स्टूडेंट्स को इनरोल किया. अब हर स्टूडेंट अगर $1,000, $2,000, $3,000 कमाना शुरू कर दे
تو وہ کتنی زکوٰۃ دے سکتا ہے, کتنی چیریٹی دے سکتا ہے, کتنی جگہوں پہ جا کے شاپنگ کر سکتا ہے, کتنی کنزیومر بنے گا نا, وہ راشن بھی خریدے گا, فون بھی خریدے گا, تو اس سے کتنی اکانومی فلرش ہوگی. میں بلیو کرتا ہوں ویلاسٹی آف منی پہ. پیسہ اگر آپ نے ارن کیا اور والیٹ میں رکھ لیا نا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اکانومی کا. لیکن اگر آپ پیسہ کنسسٹنٹلی ارن کر رہے ہو اور کنسسٹنٹلی خرچ کر رہے ہو تو وہ اکانومی میں پیسہ جاتا ہے. اور یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے جو ہم نے ارن کرنا سکھایا ہے؟ یہ پاکستان میں نہیں آ رہا, نیا پیسہ باہر سے آ رہا ہے. یہ باہر کی انکم ہے نا. اب باہر کی انکم میں نے ایک بار اگر کسی کو میں نے $2,000 دے دیے, چلیں وہ ایک بار کے $2,000 ہیں, وہ سنبھال کے رکھے گا, $500, $50, $100 کر کے خرچ کرے گا. لیکن اگر میں نے ہر مہینے کسی کو $2,000 کمانا سکھا دیے, وہ خرچ کرے گا, اس کا دل بڑا ہوگا, ایوری منتھ وہ خرچ کرے گا, شاید 200-250 بچا لے لیکن باقی خرچ کرے گا لائف اسٹائل میں. جب وہ خرچ کرے گا تو اکانومی میں وہ پیسہ جائے گا اور ویلاسٹی آف منی بڑھے گی فرام ون ہینڈ ٹو اندر ہینڈ. یہ گیم پلان تھا 6.2 ملین گھروں پہ روزگار پہنچانے کا. ایک اگر دکان ایک نیبرہڈ میں کھلی ہوئی ہے نا اور وہاں 1000 بچہ ہے اس نیبرہڈ میں, وہ 1000 بچہ پہلے صرف $20,000 کما رہا تھا اور اچانک سے وہ $1,000 کمانا شروع ہو گیا, تو وہ آٹومیٹکلی اس کی دکان چل پڑے گی کیونکہ وہ بچہ پیسہ زیادہ خرچ کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں دیٹس گریٹ کہ ایچ یونیورسٹی سے اتنا اچھا رسپانس آپ کو مل رہا ہے, اور مزید ہم خود بھی چاہیں گے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ لوگ اس یونیورسٹی کو جوائن کریں, اور فری آف کاسٹ ہے. کیا پرابلم ہے, کوئی آپ کو پیسے بھی نہیں دینے, بس آپ کو اپنا ٹائم انویسٹ کرنا ہے. فری آف کاسٹ ہے, اور ہم لوگ ہر مہینے 2 مہینے میں ایک نہ ایک نیا کورس لے کے آتے ہیں. کنسسٹنٹلی میری کوشش یہی ہوتی ہے, جو پاکستان میں آتا ہوں کنیکٹڈ رہتا ہوں, وہ اسی لیے ہے کہ کوئی نہ کوئی کورس ایڈ ہوتا رہے. اور ویڈیوز آپ کی ہوتی ہیں کورس میں؟ نہیں, ویڈیوز ہم پروفیسرز کی لیتے ہیں. میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ جس فیلڈ میں ماہر ہے وہ خود کورس بنائے. میں ڈبنگ اور تھرڈ پرسن اس پہ بلیو نہیں رکھتا. تو مجھے سعد ہشمانی کو نہیں چاہیے فیم, جس نے پڑھانا آتا ہے وہ آ کے پڑھائے اپنا. میں اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں, وہ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے. ہمیں ساری فیلڈ دینی ہے ایچ یونیورسٹی میں, اور الٹیمیٹ گول میرا یہ ہے کہ اس سے ہم ایک پرائیویٹ ایکوٹی کریٹ کریں. یہی بچے جو پیسے کمانا سیکھ جائیں ان کو انویسٹمنٹ کا ہنر آئے. 10, 20, 30, $40 اگر آپ منتھلی انویسٹ کر رہے ہو تو آپ پراپرٹیز اون کر سکتے ہو, آپ ریئل اسٹیٹ اون کر سکتے ہو, آپ کمپنیز اون کر سکتے ہو. ابھی ہم نے ریسنٹلی اسٹاک مارکیٹ کی کچھ ٹپس دی تھیں بچوں کو, صرف یہ فلیور دینے کے لیے کہ دیکھو بیٹا کتنا آسان ہے پیسے بنانا. تو ایک ہفتے کے پیریڈ میں 20% ریٹرن والے اسٹاکس. اچھا, اسٹاک مارکیٹ حرام نہیں ہے بھائی. کمپنی میں انویسٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہیں غبارے پھلانے آتے ہیں اور تم غبارے بیچنے کی کمپنی کھول سکتے ہو, اور تمہیں بائک بنانا نہیں آتی لیکن تمہیں بائک بنانے کی کمپنی اون کرنی ہے, تو کسی اور نے کھولی ہوگی, تم اس کا شیئر بائی کر لو. اس کو اسٹاک مارکیٹ کہتے ہیں. آپ کا خود کا پہلا ایکسپوجر کب رہا ہے اسٹاک مارکیٹ میں؟ میں نے اسٹاک مارکیٹ میں پہلی بار انویسٹ کیا تھا 2013 میں, 2013 میں. میں نے کرپٹو میں بھی پہلی بار 2016 میں انویسٹ کیا تھا. اچھا, اور اب تک کیا آپ کو اس کا رسپانس لگ رہا ہے؟ میں بیٹھا ہوں آپ کے پاس, کچھ تو ٹھیک کیا ہوگا. اور کرپٹو کو, اور کرپٹو میں وقار زکا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہی واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے کرپٹو کو کافی پروموٹ کرنا شروع کیا تھا. اینڈ ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کرپٹو کو لرن کرنے میں کہیں نہ کہیں پرابلم ان کو حاصل ہو رہا ہے. اب کچھ فیسز بھی ہیں آئی تھنک کرپٹو کے کورسز کی, ہر بچہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا. تو اگر کرپٹو کو یا اسٹاک مارکیٹ میں کسی کو انویسٹ کرنے, ظاہر سی بات ہے ان کو نالج ہوگی تو وہ اس چیز کو سمجھیں گے, نہ کریں گے اس چیز میں انویسٹ کریں گے. تو کیسے آپ گائیڈ کریں گے ان کو, ایک فریشی کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ اچھا, اس کا آنسر 2 اسٹیجز پہ دیتا ہوں. آپ نے میرے بھائی کا نام لیا ہے تو میں اس لیے اس کی تعریف کروں گا. وقار زکا پاکستان نہیں دنیا کا ون آف دا ٹاپ موسٹ ٹریڈرز میں ہے. ہماری قوم نے اس کی قدر نہیں کی. وہ بندہ ایسا بندہ ہے کہ اگر اس سے جس نے سیکھنا شروع کر دیا, آئی گارنٹی یو 3-4 سال اگر آپ نے ٹریڈنگ سیکھی, یا آپ نے کرپٹو کی نالج سیکھی, یا آپ نے وائٹ پیپرز پڑھے, یو کین میک اے لاٹ آف منی. لیکن اس بندے کو سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں ہمارے یہاں پہ. ہماری قوم اس کو سمجھ نہیں پائی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, یہ ایسی چیز ہے کہ ہماری قوم بولتی ہے مجھے سگنلز دو, مجھے ٹپس دو, میں خریدوں گا, خریدنے کا بتاؤ اور بیچنے کا بتاؤ. یہ گیم نہیں ہے.
बिजनेस है ना, ये नहीं होता कि कोई तुम्हें आके बताए कि ये चीज़ इस वक्त खरीदो और ये चीज़ इस वक्त बेचो, इतने की खरीदो इतने की बेचो. ये तो कोई भी कर सकता. मैं आपको कपड़े का बताऊं कि कपड़ा इस प्राइस में खरीदना है, इस मार्केट से खरीदना है, उस मार्केट में बेचना है. आप बोलोगे मैं बिजनेसमैन बन गया या बिजनेसमैन बन गई. ऐसे नहीं होता. आपने सीखना है कि क्या चीज़ किस प्राइस में किस वक्त लेना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको सारी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब आना चाहिए. एग्जैक्टली. और ये इंटरनेट पे यार, मैं चलो वकार की मार्केटिंग नहीं करता, उसको ज़रूरत भी नहीं है मेरी मार्केटिंग की. वकार सब सिखा रहा है ये सब, लेकिन यूट्यूब पे जाके लिख लो. अगर नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे जाके लिख लो. उनके लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब. उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है. उनसे नहीं सीखना, किसी और से सीख लो. उनको ज़रूरत नहीं है आपकी, आपको ज़रूरत है उनकी. आप यूट्यूब पे जाके लिखो हाउ टू डू ट्रेडिंग. पहले 100 वीडियोस फोकस के साथ नोटबुक लेके लिखो. ये नहीं हो कि एक हाथ में तुम्हारा स्नैपचैट चल रहा है और दूसरे सामने वीडियो चल रहा है. ये फोकस के साथ लेक्चर है ना, क्लासरूम में बैठे हो. तो यूट्यूब की पढ़ाई भी क्लासरूम की पढ़ाई है. नोटबुक लो और उसमें लिखते जाओ, नोट्स बनाओ, अपने अपने आप को टेस्ट करो. इस तरह सीखोगे. लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन बाहर है. ये हमने स्टॉक मार्केट का भी कोर्स दिया, मिर्ची वाला ग्रुप, उनको हम सल्यूट करते हैं. मिर्ची वाला ब्रदर्स ने हमारे ये स्पॉन्सर किया था कोर्स. हमारे उस कोर्स के वीडियो पे सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिला के कोई 7-8 मिलियन व्यूज़ आए. कोर्स में इनरोलीज आए कुछ 3,000. अब 7-8 मिलियन व्यूज़, यानी मज़ा सबको चाहिए, पढ़ना सिर्फ 3,000 को है उनमें से. तो मैं क्या कर सकता हूँ? यू कैन नॉट डू एनीथिंग. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं क्रिप्टो में बहुत बेहतरी आ रही है. जिस तरीके से आपको पता होगा कि बिलाल बिन साकिब जो एडवाइज़र, क्रिप्टो एडवाइज़र हैं, और रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई है कि बाइनेंस फाउंडर चैंगपेंग ज़ाओ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र टू द पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल. तो आई थिंक कहीं ना कहीं, क्योंकि यंग ब्लड जब आगे आ रहा है ना, तो वो पाकिस्तान के गैप्स को फील कर रहा है कि क्रिप्टो में अर्निंग तो है, ठीक है. अब अगर जाहिर सी बात है हर बंदा जॉब माइंडसेट का नहीं होता. इस वाली पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट द क्रिप्टो थिंग्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के कोई ना कोई मजीद बेहतरी आएगी. तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ये हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारे लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं, जिसका मैं विटनेस हूँ. मैं कॉन्वर्सेशंस में भी था. तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ये जो हो रहा है. और ज़ाहिर है अमेरिका में भी क्रिप्टो को इतनी अहमियत दी जा रही है. और अगेन मैं अपने भाई का नाम लूँगा, वकार ज़का ने ये बातें कितने सालों पहले कही थी. बात सुन लेते, आज सारा कर्जा पे हो चुका होता, हम लोग सब आराम से होते. यहाँ आप लोग गोल्ड के कप्स में चाय पी रहे होते, तो ज़िंदगी बदल जाती है हमारी. लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए. लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ कि हमारी जो क्रिप्टो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना बच्चों का, वो ये है कि सिग्नल्स मिलेंगे और पैसे बनेंगे. अगेन ये गलत कॉन्सेप्ट है. कोई लर्निंग नहीं है, कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं है. क्रिप्टो में भी ब्लॉकचेन के एनालिसिस स्किल्स आपने सीखनी होंगी, पढ़ाई करनी होगी, वाइट पेपर्स पढ़ने होंगे. वो लोग समझते ही नहीं है. अच्छा, वकारों में जब भी बात करते हैं ना, हमारी यही बात होती है कि ये मैं सिग्नल्स दे दूंगा, ये लोग कमा लेंगे, फिर पे अटेंशन नहीं करेंगे किसी भी चीज़ पे. जहाँ मैं पढ़ाई की बात कहूँगा वहाँ ऑडियंस ड्रॉप हो जाएगी. तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते. इसमें इंडिया हमसे बहुत आगे है. इंडियंस पढ़ाई करते हैं, वो सिंसेयर रहते हैं अपने आप से. ऐसा ही अपने आप से सिंसेयर कैसे रहोगे कि आपको है ना परेशानी होती है कि यार मेरे पास कोई ऐसा हुनर नहीं है जो उसके पास है. जेलसी होती है और उस जेलसी में वो पड़ जाते हैं. हमें कोई कंपेटिटिव स्पिरिट ही नहीं है. हमारे यहाँ पे अगर एक बहू अच्छा खाना बनाती है ना, तो दूसरी बहू उससे भी जेलस नहीं होती कि मैं अच्छा खाना कैसे बना लूँ. ट्रू, ऐसा ही. अच्छा, साथ अगर हम हाशमानी ग्रुप की बात करते हैं, अक्सर आपको अगर कोई गूगल पे सर्च करता है तो यू आर द को फाउंडर ऑफ हाशमानी ग्रुप. तो यूएस में आपके हाशमानी ग्रुप में कौन कौन से बिजनेसेस और क्या नाम है उनके? अच्छा, पहले तो हाशमानी ग्रुप नाम का मैंने कुछ नहीं बनाया है ऐसा. यहाँ पे वो ये खुद ही गूगल पर आ जाता है. हाँ, खुद ही आ जाता है. क्योंकि यहाँ पे ये है कि कोई भी मल्टीपल बिजनेसेस करता है तो वो अपनी ब्रांडिंग के लिए ग्रुप कर देता है. तो हाशमानी ग्रुप नाम की कोई कंपनी नहीं है. सबसे पहले ये चीज़ करेक्ट कर लेते हैं. एच इन्वेस्टमेंट्स नाम की है. हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. एच इन्वेस्टमेंट्स नाम की कंपनी है. मैं सेल फोन में हूँ, रियल एस्टेट में हूँ, रिटेल में हूँ, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं. और कुछ ऐसे वेंचर्स हैं जो कि एच यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हैं, जो मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूँगा. ओके. तो चीज़ें आ रही हैं. एच पेट्रोलियम हम लॉन्च करने वाले हैं अभी. एच पेट्रोलियम, ओके, दैट्स नाइस. और ये कितने टाइम में हो जाएगा? 3 महीने में.
चलें, विश यू गुड लक। अच्छा साद, पैसा जो आप कमाते हैं ज़्यादातर कहाँ शौक है लगाने का, जो आपकी अर्निंग होती है? खाना खाता हूँ, फैमिली में खर्च करता हूँ, चैरिटी करता हूँ और फैमिली को घुमाता हूँ। अब बेसिक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो, सादा लाइफ जीता हूँ। वेपन्स और ट्रैवलिंग का भी आपको शौक है, केम टू नो दैट। अच्छा, नादिर में हाँ, वेपन्स का शौक है मुझे, तलवारों का शौक है बहुत। अच्छा, तलवारें हैं बहुत सारी मेरे पास। बाकी जो गन्स वगैरह तो लोग रखते ही हैं, सभी रखते हैं। ऐसा ही। अच्छा साद, मेरा एक सवाल ये है कि आप अक्सर किसी न किसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में स्पॉटलाइट में आ जाते हैं, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो। मेरी बात कर रही हैं? जी जी जी। और अक्सर आप हीट ले रहे होते हैं किसी न किसी की, यानी किसी को एक्सपोज कर रहे होते हैं, किसी ने अगर ऐसा कोर्स बनाया है या कोई ना कोई हीट आपके ऊपर आ रही होती है। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे आए थे कि जो मैं आपसे पूछूं कि भाई वाकई आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई कहीं से कोई थ्रेट आपको आ रहा है, या आप किसी की लाइफ में कोई भी कुछ भी कर रहा है तो आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो आपको कोई पर्सनल थ्रेट आ रहा हो, या आपकी पर्सनल चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होती इस तरीके की चीज़ों से? थ्रेट आते हैं, लेकिन ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कोई बेइज्जती कर सकता है, सह लेंगे। जब आप गलत को गलत बोलते हो ना, तो आप तैयार होते हो इन सब चीज़ों के लिए। तो मुझे इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं है और ये सब चलता रहेगा। और ये सिर्फ हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर दो तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी एग्जिस्टेंस के ख़िलाफ़ हो। मैं एग्जिस्टेंस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ किसी के। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर मेरा दुश्मन या जिसको मैंने क्रिटिसाइज़ किया है वो भी अगर किसी परेशानी में होगा और उसकी जेन्युइन नीड होगी तो मैं मदद करूँगा उसकी। और अभी कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे कुछ परेशानी आई थी, हमने मदद के लिए कॉल्स की, हमने एक्सटेंड किया। ओके ये नेचर है मेरी। ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम थ्रेट करोगे या कोई कुछ बोलेगा तो मैं बोलना रुक जाऊंगा। मैं किसी से नहीं डरता। मैंने मारे भी खाई हैं, पिटाइयाँ भी खाई हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है सब चीज़ों की। तो आपको क्या लगता है, अगर हम करंट ऐसे दो यूट्यूबर्स की बात करते हैं जिसमें रज्जब भट्ट है और डकी भाई है, आए दिन कोई ना कोई वो किसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में उनकी कोई ना कोई चीज़ वायरल हुई भी होती है, ये पब्लिसिटी स्टंट है या वाकई वो ऐसी हरकतें कर जाते हैं नादानी में? उनका काम ही ये है, देखो उनको वायरल रहना है ना, रेलेवेंट रहना है, उनका काम ये है। हम हैं बिजनेसमैन, वो हैं व्लॉगर और यूट्यूबर। ऐसा ही है। तो वो अपनी जॉब में अच्छे हैं अगर वो कंसिस्टेंटली वायरल रह रहे हैं। अब ज़ाहिर है हर चीज़ में एक बाउंड्री होती है, एक थ्रेशोल्ड होता है जो आपने क्रॉस नहीं करना होता। तो वो चीज़ उनको समझनी चाहिए और बाकी वो अपने काम में बेस्ट हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं एग्री नहीं करता हूँ उनके काम से, लेकिन उन्होंने कुछ तो ठीक किया है ना कि पब्लिक भी एक चाहती है, पैसे भी कमा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म नहीं करता कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। मेरे बिलीफ से हटके अगर कोई इंसान है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जीने का हक नहीं है, वो करने का हक नहीं है। तुम करते रहो, मैं एग्री नहीं करता, मैं ये बात जाहिर करने का भी हक रखता हूँ। तो गुड फॉर देम, अगर जो चीज़ अच्छी कर रहे हैं तो वो करें, जो चीज़ बाउंड्रीज क्रॉस कर रही है उस पर वो फैमिली व्लॉगिंग को रिफ्लेक्ट सपोर्ट कर करते लें। हैं? नहीं, मैं फैमिली व्लॉगिंग पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं करता। सही। मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा गलत वो इन्फ्लुएंस जाता है उस जनरेशन पे जिसने प्री इंटरनेट दौर नहीं देखा हुआ। हम लोगों ने प्री नेटफ्लिक्स, प्री इंटरनेट, प्री इंस्टाग्राम दौर देखा हुआ है। हमें कंपेयर करना आता है कि पहले कैसा था और अब कैसा है। अब कैसे है? लेकिन जो अभी बच्चा 14, 15, 16, 17, 18 साल का है, उसने देखा ही ये है, उसको लगता है कि करियर पाथ है ये। और अगर सारे लोग फैमिली व्लॉगर्स बन गए तो शायद इंटरनेट ही बंद हो जाएगा कंट्री में, क्योंकि इंटरनेट के लिए आपको इंजीनियर्स चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं होने लगेंगी, लोग रोडों पे मर रहे होंगे क्योंकि डॉक्टर्स नहीं बनेंगे। तो आपको जनरेशन को उस साइड पे भी इंडल्ज करना है और वहाँ पे भी इंटरेस्ट पैदा करना है, इसलिए मैं अगेंस्ट हूँ। ऑलराइट। साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मतलब लोगों के लिए, उनकी खिदमत के लिए काम कर रही हैं और उनके लिए एक ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं जो उनके लिए यूज़फुल हैं, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि जो आजकल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वाकई वर्थफुल हैं? लोगों का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या अपनी चीज़ों को वो ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं या अपने एसेट्स बना रहे हैं? देखो बहुत सारी जब चैरिटी के नाम पे लोग काम करते हैं ना, तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अच्छा काम तो हो ही जाता है। अब आप जो बेसिक सवाल कर रहे हो ना, वो
मार्केटिंग साइड पे कर रहे हो, मेरा ये बिलीव है और मैं इस चीज़ को गलत नहीं समझता कि आप अच्छा काम करते हुए दिखाओ नहीं। मैं कहता हूँ अच्छा काम करते हुए दिखाना आज के दौर में, इंस्टाग्राम के दौर पे, यूट्यूब के दौर पे ज़रूरी है, क्योंकि जब आप दिखा रहे होते हो ना तो दूसरे जो बिजनेसमैन हैं, दूसरे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी ईगो हर्ट होती है और वो भी डोनेशंस करना शुरू करते हैं, ऐसा है। तो उसका जो रिपल इफेक्ट है वो अच्छा है। अच्छा साद, जब से आप एक एक प्रोफेशनल लाइफ में आपने कदम रखा है, जब से आपके इंटरव्यूज़ होना स्टार्ट हुए हैं, आपको याद है सबसे पहला इंटरव्यू आपका कब हुआ था और किसने लिया था? प्रोफेशनल लाइफ में मैं बहुत सालों से हूँ, मैं बल्कि बचपन से ही प्रोफेशनल लाइफ में चला गया था। इंटरव्यूज़ वाली लाइफ में रिसेंटली आया हूँ, जो कि हादसाती तौर पे आया हूँ। जुनैद अकरम साहब ने लिया था पहला इंटरव्यू यूएस में आके। ओके, दैट वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू। एंड हु वाज द फर्स्ट फीमेल एंकर जिसने आपका इंटरव्यू किया? मुश्किल सवाल है ये, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। शायद आप होंगी या शायद कोई होगा। आप ही नहीं होंगी नहीं, शायद। सही से बोले। यस वर्दा बट। हाँ, आप ही होंगी। यस यस यस। ओके। एंड सबसे डेयरिंग डिसीजन अब तक आपकी बिजनेस लाइफ में कौन सा था जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आया हो? देखिए, बिजनेस में सारे डिसीजन डेयरिंग ही होते हैं। बिजनेस नाम ही रिस्क टेकिंग का है। जॉब में रिस्क टेकिंग नहीं होती, एक सस्टेनेबल इनकम होती है। मज़ा जब आता है जब आपने जो डिसीजन लिया हो वो दुनिया के उसूलों के हिसाब से ठीक हो जाए। ओके। तो मेरे बहुत सारे डिसीजन ऐसे हुए हैं दुनिया के उसूलों के हिसाब से ठीक हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हुए हैं जो गलत हो गए हैं। गलत होने वालों में मज़ा नहीं आता, ठीक होने वालों में मज़ा आता है, और आप फील करते हैं कि आपसे अच्छा बिजनेस किसी को नहीं आता। बिजनेस के अलावा और कौन से आपके 3 ऐसे इंटरेस्ट हैं जो मतलब आप कभी आपने इंटरव्यू में बताया ना हो लेकिन आज आप बताना चाहते हो? बिजनेस के अलावा वर्कआउट करता हूँ मैं। सोशलाइजिंग का शौक़ है, Okay. नए लोगों से, अच्छे लोगों से मिलने का, और वो भी बिज़नेस के लिए ही है, खैर, कनेक्शंस बनाने का। तीसरा, मुझे चैरिटी का भी शौक़ है, डोनेशंस का शौक़ है, लेकिन खामोशी से करता हूँ। खामोशी से। चलिए 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस के अलावा पसंद है करना। अच्छी फीलिंग देती अच्छी हैं। फीलिंग देती हैं। और इंसान जब किसी की मदद कर रहा होता है तो वो नेचुरली एक इनर फीलिंग्स जो आपकी होती है ना, आप वो ज़हनी तौर पे सुकून फील कर रहे होते हो कि आपने किसी को सपोर्ट किया, हेल्प किया। सो इट वाज़ अ लवली कॉन्वर्जेशन विथ यू साथ। एंड लास्ट में मैं चाहूँगी कि आप एक मैसेज दें जो आप बहुत शॉर्ट ट्रिप के लिए आप यहाँ पर आए हैं, 3-4 दिन में आप वापस जा रहे हैं, और जाने से पहले पाकिस्तान के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि हार नहीं मानो। मैंने अभी रिसेंटली बात की थी कि इंसान के जहन अगर ऐसा हो, या तो मैं कर जाऊंगा या मर जाऊंगा, और ये जहन होगा तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और अगर ये जहन होगा कि मैं हार जाऊंगा, तो तुम हारोगे ही, और फिर सेकंड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। कर जाऊंगा, मर जाऊंगा वाली फ़िलासफ़ी ये है कि अगर आपके ख़ानदान में आप देखते हो कि बुरे हालात हैं, लाइफ नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी सी लाइफ है, और आपको ये होता है कि यार कौन बदलेगा ये, तो अपने भाई, कज़न या अपने बच्चे की तरफ नहीं देखो। हमारी कौम का मसला ये है कि हम अपने बच्चे पे सारा डाल देते हैं। जो गोद में पल रहा होता है उसको धोना भी नहीं आता, हम सोचते हैं यार ये बड़ा हो के हालात बदलेगा। भाई तुम क्यों नहीं बदल रहे? तो हमें सोचना है कि मैं हालात बदलूँगा, और उसकी जस्तजू जब शुरू होगी जब आप ये दिमाग बना लोगे कि मैं बदलूँगा। भले फिर आप एक नॉर्मल सी जॉब कर रहे हो, जॉब से आने के बाद आप सोचोगे, प्लान बनाओगे सुबह शाम। हम लोग प्लान नहीं बनाते, हम लोग घर आते हैं, चिप्स खाते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। जस्ट गो विद द फ्लो। प्लान बनाना है। गो विद द फ्लो वाला, तो फिर फ्लो तो आपको पता है ना, जब तूफान आता है ना अचानक ही तो आता सब उड़ जाता है। है। ऐसा ही। तूफान की तैयारी करनी है। ट्रू। साथ पोइट्री का शौक है आपको? पोइट्री का शौक़ मुझे बचपन में था, जब मैं लिखता भी था, और आपको पता है फर्स्ट ईयर और इंटर में यहाँ मजबूरी में पढ़ाई जाती है हमें पोइट्री, तो उस वक्त पढ़ा था मैंने कुछ पोइट्री। लेकिन वैसे पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है आपका? अगर मैं आपको कहूँ कि हमारा प्रोग्राम एंड होने से पहले आपने एक पोइट्री हमें सुनानी है, छोटी यार सी तुम बेशक, मुश्किल में डाल रही हो। फिर भी चलिए मेरा ये थोड़ा एक सा ही- डेयरिंग हो गया आपके लिए। मेरा एक ही शेर है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मंजिल की आस टूट भी जाए तो गम न कर, जारी रहे सफ़र, ये सफ़र का उसूल है। Thank you so much. Thank you so much. It was such a fruitful conversation with you. Thank you so much for your Thanks for time. having me. Thank you.